बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है कि मोस्टली जब हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि काम करते हुए गलतियां भी होती हैं, तो जब सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई अगर गलती होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में एक चीज़ जाती है, वो ये आती है कि हमने सेल टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करना है। और एज़ पर रूल 60 डेज़ के अंदर अंदर हम जो उसकी रिवीजन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी सिस्टम ने आईआरएस के अंदर उन्होंने ड्यू टू सम सर्टन इश्यूज़ इन द सिस्टम उसको भी अभी ब्लॉक किया हुआ है। तो उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, हमें विजिट टैक्स ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको लेटर देकर रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद वो विंडो ओपन करेंगे और हम रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक आखिरी एक तरीका है या आखिरी हल है कि हम रिटर्न रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, और उसमें भी डिफरेंट मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज लेक्चर लंबा हो जाएगा। उससे पहले रिटर्न रिवीजन अगर किसी भी वजह से कोई मिस्टेक हो गई है तो रिटर्न रिवीजन करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं, रिव्यू करने हैं। अगर तो आप उन पॉइंट्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मसला था वो हल हो गया है। लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो रही, आखिरी जो ऑप्शन होगी वो रिवीजन की होगी, जो कि इससे अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल टैक्स की जो रिवीजन है वो 60 डेज़ के बाद हमने कैसे करनी है, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है और कितना टाइम लग सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जब मिस्टेक कोई भी रिटर्न के अंदर होती है तो आपने ये देखना है कि वो मिस्टेक किस नेचर की है। तो हमने जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, मैं ये कहता हूँ कि जी वैल्यू रॉन्गली रिपोर्टेड। अब क्या है कि जी वैल्यू, लेट से सेल की जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपया एक्चुअल इनवाइस थी, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होना चाहिए था 17,000, और 1,17,000 रुपया बनता है टोटल। अब हुआ क्या कि आपने रॉन्गली रिपोर्ट कर दिया 1,50,000 और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करके आपने पे कर दिया। अब चूंकि टैक्स बनता था 17,000 और आपने चूंकि 1,50,000 के ऊपर जो टैक्स है वो ज्यादा बनेगा, तो आपने ज्यादा जमा करवा दिया। अब कुछ टाइम के बाद आपको पता चला कि यार ये तो गलती हो गई है, हमारी सेल कम थी लेकिन ज्यादा रिपोर्ट हो गई है, तो उसको कैसे सही किया जाए। तो अब हमारे जहन में जो पहला पॉइंट ये आता है कि रिवीजन कर लें, ऐसा नहीं है। हमने एक पॉइंट ये देखना है कि जी ये जो सेल हमने की है, क्या वो रजिस्टर्ड कस्टमर है कि अनरजिस्टर्ड है। तो लेट्स से ये हमारे पास एक सेल का लेजर एक बनता है, हम इसको इस पॉइंट के थ्रू समझते हैं कि सेल के लेजर में हमने रिपोर्ट ये की है 1,50,000 रुपया। ये तो 1,50,000 जिस महीने हमने लेजर ए में इनवाइस रिपोर्ट की, हमारे सेल के लेजर में वो क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट मंथ पे अगर तो ये जो वैल्यू है, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर तो कस्टमर है अनरजिस्टर्ड तो फिर तो हम सिंपल क्रेडिट नोट एंटर कर देंगे और उसका जो जीएसटी हमें मिल जाएगा वापस। और उस तरीके से जैसे अभी 1,50,000 है तो हम क्रेडिट नोट एंटर करेंगे, तो सारे का सारा जो जीएसटी है जो हमने आउटपुट की फॉर्म में पे किया होगा वो हमारे पास इनपुट में आ जाएगा थ्रू नेक्स्ट आई। तो ये हमारी सेल होगी नील। ये इस एंट्री ने आपस में नील होगी। अब एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, तो हम सिंपल इसका 1 लाख की उसी महीने में इनवाइस कर देंगे। ये उस केस में अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो हमारा जो टैक्स है वो सारा इनपुट में आएगा और दोबारा हम चार्ज कर लेंगे। जैसे पहले टैक्स लेट से ये बनता था, लेट से 23,000 रुपया एग्जाम्पल है, और बनना चाहिए था 17,000, तो ये हमने आउटपुट टैक्स चार्ज किया हुआ है। तो जब क्रेडिट नोट एंटर करेंगे तो ये वापस इनपुट में आ जाएगा 23,000 रुपया, और ये जो पे किया हुआ है ये वापस हमारे पास आ जाएगा। और जो एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए वो हम 17,000 की एंट्री कर लेंगे, जो कि ये एंट्री होगी। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, अनरजिस्टर्ड के केस में कैड नोट एंटर करें और उस एंट्री को रेक्टिफाई कर लें। बाय वैल्यू की बात हो रही है, अभी हम एनटीएन या सीएनसी रॉन्गली अगर रिपोर्ट हुआ है तो उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज़ में भी फर्दर आपने ख्याल रखना है, एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि पिछले जुलाई से गवर्नमेंट ने एक रूल, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था लेकिन उन्होंने रूल इम्प्लीमेंट किया कि जी रिटर्न के अंदर, यानी कि सिस्टम के अंदर, कि अगर आप सेल कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड कस्टमर से रिटर्न होती है तो जो उसका इनपुट होगा ना आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये जुलाई से लेके अप्रैल तक ये इशू रहा है, बल्कि मई तक ये इशू रहा है, क्योंकि आपको पता है दिसंबर से नया सिस्टम आ गया था और नए सिस्टम में भी जो उसका काफ़ी इश्यूज रहे हैं जो अभी तक अवेलेबल है। लेकिन ये नई गवर्नमेंट में एफबीआर ने एक रूल, एक डॉक्यूमेंट इशू किया कि जी अब आप रिटर्न जो है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर की रिटर्न है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। पहले इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप अनरजिस्टर्ड की रिटर्न है वो एडजस्ट नहीं कर सकते। सो कुछ टाइम के लिए एक अमाउंट को फिक्स किया गया, उसके बाद 10 मिलियन की जो अमाउंट थी उसको फिक्स किया गया कि जी आप 10 मिलियन तक की जो अमाउंट है मंथली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे ज़्यादा भी अमाउंट हो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आपके पास 20 मिलियन की भी रिटर्न है तो एक माह में आप 10 कर लें, अगले माह में फिर आप 10 कर लें। सिस्टम की कैपिंग की वजह से वो 73 का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि हम कितनी अनरजिस्टर्ड सेल कर सकते हैं
उसमें जाके लाजमी चेक कीजिएगा कि यहाँ ये पॉइंट हमने क्यों डिस्कस किया। अच्छा जी, अब पॉइंट ये आता है कि जी जब हमने अनरजिस्टर्ड के केस में अगर तो आपके सिस्टम में वो ऑप्शन इम्प्लीमेंटेड है तो फिर आपका जो इनपुट टैक्स है आपको वापस मिल जाएगा, अदरवाइज जो रिटर्न होगी वो इनएडमिसिबल क्रेडिट में आ जाएगा कि हमने 23,000 रुपया पहले जीएसटी पे किया हुआ है। जब आप क्रेडिट नोट एंटर करेंगे सेम इसी वैल्यू का तो वो फर्दर आपका जो इनपुट टैक्स है ना वो रिड्यूस कर देगा। सिस्टम ये समझेगा कि ये जो क्रेडिट नोट है ये फेक है क्योंकि आपकी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि अगले पॉइंट पे हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड के केस में आपकी अगर कोई इस तरीके से रिटर्न आ गई है तो टेस्ट रन के लिए आपकी अगर रिटर्न ज़्यादा है, सेल टैक्स ज़्यादा है, तो एक एंट्री को करके सिस्टम में देखें 1 महीने के लिए। अगर तो अगले महीने इनएडमिसिबल इनपुट में कोई वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड के केस में सारी की सारी रिटर्न जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है, लेकिन ये रिस्क बहुत बड़ा है, इसको आपने चेक करके मतलब फॉर एग्जांपल ये एक इनवाइस है, लेट से आपकी 5 रॉन्गली इनवाइसेस रिपोर्ट हो गई हैं, तो अगर आप वन टाइम सबकी रिटर्न एंटर करते हैं और आपका सिस्टम अपडेट नहीं है तो होगा क्या कि जीएसटी पहले चार्ज हुआ है और सिस्टम ये कहता है जब आप क्रेडिट नोट एंटर करें तो अगली पार्टी भी एक्सेप्ट करे। तो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के केस में चूंकि अनरजिस्टर्ड तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हालांकि ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है और सिस्टम ने जो रूल आया हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ रिटर्न में, कुछ आईआरएस पे, कुछ लॉगिन पे ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ। तो आपके लॉगिन पे अभी अगर अपडेट नहीं है तो वो जो 23,000 रुपया लेट से हम अज्यूम करते हैं कि जी पहले चार्ज हुआ, दोबारा फिर आपने क्रेडिट नोट की फॉर्म में उसको चार्ज किया, तो प्रोविजनली वो 1 महीने के लिए तो अलाउ कर देगा, लेकिन अगले महीने वो इनएडमिसिबल क्रेडिट नोट में ले जाएगा और आपका डबल लॉस हो जाएगा 46,000 का। ये याद रखें, बहुत बड़ा रिस्क है। इससे आपने इस तरीके से ये देखना है कि एक इनवाइस को टेस्ट रन पे क्रेडिट नोट एंटर करके देखें, चाहे एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं है, या एक्चुअल में बड़ी इनवाइस है तो आप किसी एक इनवाइस की 1,000 रुपये की एंट्री करके देख लें कि जी मेरे पास ये इनवाइस थी, इस इनवाइस के अगेंस्ट 1,000 रुपये मैं क्रेडिट नोट एंटर कर रहा हूँ, यानी कि टेस्ट रन के लिए कि आपका सिस्टम अपडेटेड है या नहीं है। ये याद रखें, बहुत बड़ा रिस्क है, इसको कंट्रोल और मैयर लाजमी करें बिफोर रिपोर्टिंग ऑफ रॉन्ग जो क्रेडिट नोट है। उसके बाद पॉइंट आता है रजिस्टर्ड जो हमारी सेल है, यानी कि जो रजिस्टर्ड की एंट्री करनी है। इस केस में आपने याद रखना है कि जो भी अगली पार्टी है, लेट्स से पार्टी बी को आपने सेल किया है तो उसके नेक्जर ए में आपकी सेल आ रही है, यानी उसके लिए परचेज है, तो बाय फोर्स आपने उसको ये इन्वेंट्री जो एंट्री है ना ये क्लेम करवानी है। आपने ये कहना ठीक है ये रॉन्गली सेल है, आप इसको क्लेम करें और साथ ही मैं इसका क्रेडिट नोट एंटर करता हूं, आप उसको भी क्लेम कर लें। तो ये आपकी पहली जो आपने परचेज ली और दूसरे क्रेडिट नोट को उनके लिए डेबिट नोट होगा, आपके लिए क्रेडिट नोट उनके लिए डेबिट नोट है। तो जब वो डेबिट नोट को एक्सेप्ट करते हैं तो ये तो डाटा हो गया उनका नील, सेम जो हमने अभी लेजर में ये डिस्कस किया है। उसके बाद आप नई एक इनवाइस रिपोर्ट कर देंगे उनके नाम पे जो कि नेक्स्ट ए में आ जाएगी। वो कौन सी इनवाइस होगी? जो रिवाइज इनवाइस होगी 1,00,000 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंट्रियां जो आपकी अगली पार्टी है जिसको आप सेल कर रहे हैं उसको 3 एंट्रियां आपने बाय फोर्स सेलेक्ट करवानी है। पहली 2 एंट्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो किसी केस में वो एंट्री ये जो वैल्यू है ए वाली इसको रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं लेते, हमें दोबारा इनवाइस दें, तो याद रखें फिर आप इसका क्रेडिट नोट भी एंटर नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके लिए 17% का जो इनपुट जिसका आपने क्लेम लेना है क्रेडिट नोट के थ्रू वो आपको नहीं मिलेगा और आपके लिए जीएसटी की फॉर्म में डबल लॉस होगा, आपके कैश फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो इस वजह से जो भी अगर आपके पास अगर आप बायर हैं तो आपने कभी भी रिजेक्ट नहीं करना। देखें मेरा और आपका डिस्प्यूट हो सकता है कि मैंने 1,00,000 की आपसे बाइंग की है और आपने रॉन्गली 1,50,000 की रिपोर्ट कर दी है, तो इसका मतलब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको क्लेम, अगर तो मैं सिस्टम को समझता हूं तो मैं उसको क्लेम करूंगा। उसके बाद जो मैं जिनको कहूंगा कि जी आपकी इनवाइस जो है वो 1,50,000 की नहीं है 1,00,000 की है, तो वो साथ ही उसका क्रेडिट नोट एंटर करेंगे जो मेरे लिए डेबिट नोट होगा। मैं उन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, क्लेम करूंगा इनवाइस नेक्स्ट ए में, और इसी तरीके से नेक्स्ट ए पे मेरे पास नेक्स्ट आई की वैल्यू आ रही होगी, यानी कि डेबिट नोट की आ रही होगी, उसी को मैं सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा ये दोनों वैल्यू मेरे पास नेक्स्ट ए में अपीयर होंगी। तो मेरे पास जो जब अपीयर होंगी तो पहली दोनों इनवाइसेस 0 होंगी और जो रिवाइज वैल्यू होनी चाहिए 1,00,000 की वो मैं सिलेक्ट करूंगा, उनकी सेल और मेरी परचेज मैच रहेगी। तो ये आपने चीजें याद रखनी है, बड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद आता है सेम अब केस, दूसरा जो केस हम डिस्कस करने लगे हैं कि आपने एनटीएन या जो सीएनसी पहले में वैल्यू डिस्कशन हो रही थी
उसकी वैल्यू की, NTN या CNC जो है वो रॉन्गली रिपोर्ट कर दी है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस केस है। उसी तरीके से दो सिनेरियो हैं कि पहला केस कौन सा है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर, ठीक है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर जिसके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है, उसका CNC होना चाहिए था लेट्स से 35102 डैश डैश, और आपने गलती से 36102 कर दिया है। अब ये कस्टमर है तो चूंकि अनरजिस्टर्ड, यानी कि उसने कोई GST क्लेम तो नहीं करना, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जी हमारे ID कार्ड पे चूंकि सारी चीज़ें हमारे MIS पे रिपोर्ट हो रही होती हैं, तो हमारे पास डिटेल वहाँ पे नहीं आ रही, हमारे पास चूंकि इनकम टैक्स नहीं आ रहा, चूंकि ये जब सेल होगी तो इनकम टैक्स भी डिपॉजिट होना है और टैक्स में रिकॉर्ड भी जाना है, और ये चाहे अनरजिस्टर्ड है लेकिन ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर रहा होगा, सेल टैक्स रिटर्न में अनरजिस्टर्ड लेकिन इनकम टैक्स में तो फाइल कर रहा होगा, तो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जी हमारा CNC नंबर सही लिखें। सेम उस केस में आपने पहले टेस्ट रन में देख लेना है कि क्या क्रेडिट नोट आपका सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है। अनरजिस्टर्ड के केस में अगर वो कर रहा है और इनविजिबल में शो नहीं कर रहा, तो आप सारी की सारी पहली इनवाइस को रिवर्स करें और नए NTN पे जो सेम वैल्यू को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि वैल्यू सेम है, NTN या CNC गलत है, तो आप नए जो रिवाइज होना चाहिए उसको रिपोर्ट कर दें, और जो आप अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप ये लाजमी चेक करें कि आपका सिस्टम ये अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि कोई भी 1000 रुपये की इनवाइस को क्रेडिट नोट की फॉर्म में एंटर करें और 1 महीने तक वेट करें। अगर अगली रिटर्न में इनविजिबल यानी कि आपका इनपुट कम हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम अपडेट नहीं है, आप रिटर्न की एडजस्टमेंट लेंगे तो आपको GST का लॉस होगा। अगर वो सिस्टम में नहीं आया इनविजिबल में, तो इसका मतलब आपका सिस्टम अपडेट है, आप जितनी भी अनरजिस्टर्ड की रिटर्न है वो वन टाइम कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अनरजिस्टर्ड वाला। अनरजिस्टर्ड में क्या है कि जी अनरजिस्टर्ड में एक पार्टी का CNC होना चाहिए था, वन NTN होना चाहिए था लेट्स से 111। अब ये एग्जांपल मैंने ली है, अब आपने क्या कर दिया, आपने जनाब उसके अंदर 222 कर दिया है, ठीक है। अब ये जो 111 है, ये आप पता नहीं किस पार्टी का है, आपको पता ही नहीं है, दादा ही नहीं है कहाँ से है, तो इसके अब दो सोल्यूशन है, क्योंकि रॉन्गली NTM जब रिपोर्ट हो गया है, तो अगर ये रजिस्टर्ड है तो अब इसके दो सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि आप उसके अगर तो आप उस कस्टमर को जानते हैं तो उनसे डिस्कशन करें और उनको कहें कि जी ये रॉन्गली रिपोर्ट हो गई है, आप इस इनवाइस को क्लेम कर लें, मैं इसका क्रेडिट नोट भी एंटर कर दूंगा, दोनों को क्लेम कर लें, उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं है, उनकी परचेज भी जीरो हो जाएगी और आपकी सेल भी जीरो हो जाएगी और आप नेक्स्ट इनवाइस को उनके नाम पे रिपोर्ट कर दें। लेकिन अगर ये ऐसा कस्टमर है जिसको आप जानते ही नहीं है, आपके कस्टमर लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, आपके पैनल में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। इस केस में याद रखें, पहला स्टेप आपने रिवीजन की तरफ आपने नहीं जाना, आखिरी स्टेप है। पहला स्टेप आपने ये लेना है कि इसकी ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन देखें कि ये NTN किस कंपनी का है, उस कंपनी का डाटा निकालने की कोशिश करें, उस कंपनी का ईमेल कोई देखें, उन कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देखें। ये इशू याद रखें, उनके लिए भी है, आपके लिए भी लिया है। जैसे आप उनको ढूंढ रहे हैं, पॉसिबल है वो आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हो, तो किसी ना, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, पूरे पाकिस्तान में सारा ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, फोन नंबर अवेलेबल है, आप किसी तरीके से गपशप लगा के उनके टैक्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस में गपशेशन करें, जो भी रेलिवेंट बंदा है उसको बताएं कि जी ये गलती हो गई है, इसको एक्सेप्ट करें, मैं क्रेडिट नोट एंटर करता हूं, ताकि दोनों एक ही लाइन पे रहें। मेरी कोई आपको सेल नहीं है, आपकी मेरे से कोई परचेज नहीं है, लिहाजा आप भी टैक्स में अपने आप को सही तरीके से रिकनसाइल रखें, हम भी रखें, गलती से रिपोर्ट हो गई है, और ये होता है, हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है। कोशिश किया करें कि डबल ट्रिपल चेक किया करें बिफोर फाइलिंग, लेकिन अगर किसी वजह से हो गया है तो ये उसका सोल्यूशन है जो आपने रिटर्न रिवीजन से पहले करना है, और ये 100% इफेक्टिव है, याद रखें। और इसमें आपने डिले नहीं करना, कोशिश करें कि अगर गलती हो गई है तो वेरी नेक्स्ट डे से ये काम शुरू कर लें, क्योंकि अगर अगली पार्टी रिजेक्ट कर दे, क्लेम ना करे, रिजेक्ट कर दे, तो फिर आपके लिए इशू है, फिर आप क्रेडिट नोट एंटर नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम इनवाइस सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आप क्लेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो रिजेक्ट करेंगे तो फिर उनके पास बियर भी नहीं होती अगले महीने में, और वो आपके सिस्टम में आप उसका क्रेडिट नोट, क्योंकि उन्होंने इनवाइस सेलेक्ट नहीं की तो क्रेडिट नोट भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये फौरी तौर पे अगर गलती हो तो इस रूल को या इस आइडिया को आपने जनरेट करना है और उनसे गपशप लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि नंबर सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं है जिसकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। और इसके अलावा आप FBR की हेल्पलाइन पे कॉल करके भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपना केस बताएं तो सम टाइम आपको रजिस्टर फ़ोन नंबर वगैरह भी बता देते हैं कि उनका ये नंबर है, आप उनसे बात कर लें। और ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने की हैं, ये प्रैक्टिकल है क्योंकि हम प्रैक्टिकल केस डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ये सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है,
कोई ऐसा बिजनेस जिसके नाम पे रिपोर्ट आपने कर दिया है, वो रजिस्टर्ड था लेकिन वो सस्पेंडेड है, वो अवेलेबल ही नहीं है, उसने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया है, उसने जनाब अपना जो वो पाकिस्तान में नहीं है, वो उनसे रब्ता नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी रिटर्न रिवीजन की। वो विद इन 60 डेज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें। अभी किसी वजह से सिस्टम बंद है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, और ये ऑनलाइन हमारे पास डाटा यानी कि हमारे राइट्स हैं कि हम 60 डेज के अंदर ऑनलाइन रिवीजन कर सकते हैं, जैसे विद होल्डिंग स्टेटमेंट की हम कर सकते हैं, इसी तरीके से इसकी भी कर सकते हैं। तो फिर आपने रिवीजन की तरफ जाना है, और अगर फॉर एग्जांपल ये 3-4 जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, इसको आप कोशिश करें कि इंटरनल ही जैसे गलती हुई है वैसे ही उसको रिवर्स बैक ले लें। और अगर जैसे दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि अगर वो नहीं होता तो फिर आप रिवीजन की तरफ जाएं। आखिरी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन भी है, और इसको देख लें। होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रॉन्गली वैल्यू रिपोर्ट की और जो आपकी अगली पार्टी ना उसको टैक्स की अवेयरनेस नहीं थी, उसने इनवाइस सिलेक्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर दी, और अगले महीने जाके उसके नेक्जर ए में वो अब इनवाइस आएगी नहीं क्योंकि उसने रिजेक्ट कर दी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो विद इन 180 डेज यानी 180 डेज तक आपको शो होती रहती है, लेकिन अगर आज आप रिजेक्ट कर दें तो अगले महीने अगले दिन से ही आपको शो नहीं होगी, यानी कि अगली रिटर्न से भी शो नहीं होगी। अब ये जो पार्टी बी है जिसने ये काम किया है, अब पार्टी ए ने उसको सेल की है, पार्टी ए अब क्रेडिट नोट एंटर करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगली पार्टी ने उसका इनवाइस ही क्लेम नहीं की, तो जब वो इनवाइस नहीं क्लेम करेंगे तो वो क्रेडिट नोट भी क्लेम नहीं करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, उन्होंने रिजेक्ट कर दी, हालांकि उनको क्लेम करना चाहिए था, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब इस केस में क्या होगा कि अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर 1 तो ये है कि आप जनाब क्रेडिट नोट एंटर करें और 17% का जो लॉस है वो बर्दाश्त करें, जीएसटी दोबारा पे कर दें, क्योंकि क्रेडिट नोट वो तो सिलेक्ट नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, इनपुट कम हो जाएगा और दोबारा सेल करेंगे तो आपका स्टेट जो 17% का लॉस हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? अब देखें, दो चीजें चल रही होती हैं। एक चल रही होती है बुक कीपिंग, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बुक कीपिंग चल रही है, और एक चल रहा होता है सेल टैक्स रिटर्न का डाटा, यानी कि ये आईआरएस चल रहा है, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास काउंटिंग सॉफ्टवेयर है, या एक्सेल है, कोई भी है, एसएपी है, एक्सेल है, कोई भी है। अब आईआरएस के अंदर चूंकि उस पार्टी ने इनवाइस रिजेक्ट कर दी है, अब हमने एक ही बार सेल रिपोर्ट की 1 लाख रुपए की, ठीक है, होनी चाहिए थी 1,50,000 रुपए की, ठीक है, और हमने रिपोर्ट कर दी 1 लाख की। अब उन्होंने चूंकि रिजेक्ट कर दी तो हम इसका क्रेडिट नोट तो एंटर अब करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्रेडिट नोट एंटर करेंगे तो हमारा जो टैक्स है हमें दोबारा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगली पार्टी ने तो रिजेक्ट किया हुआ है। इस केस में आप अपने अकाउंट्स के अंदर उसकी रिटर्न की एडजस्टमेंट ले लें, ठीक है। जब आप लेंगे तो पहले जब हमने सेल किया अकाउंट्स के अंदर तो 1 लाख की सेल बुक की, और जब वापस हमने उसको रिटर्न किया 1 लाख रुपए का, तो हमारी जो सेल पहले बुक थी और दोबारा रिटर्न आई, तो हमारा जो सेल का लेजर है वो तो हो गया जीरो। अब होना चाहिए था 1,50,000 रुपए का। तो आप जो डिफरेंशियल, चूंकि इस पे टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और हम रिटर्न में, ये अकाउंट्स की बात हो रही है, रिटर्न में 1 टाइम सेल रिपोर्ट हुई हुई है, ठीक है, 1 लाख रुपए की होनी चाहिए थी 1,50 की, लेकिन गलती से 1 लाख की रिपोर्ट हुई हुई है। अब जब ये बात हुई तो जनाब हमने अकाउंट्स के अंदर तो उसकी चूंकि रिटर्न हमने ले ली, अब 1,50,000 की दोबारा इनवाइस इशू होनी है, तो याद रखें कि 1 लाख के ऊपर टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 50,000 अब आपने रिपोर्ट करना है रिटर्न के अंदर, ठीक है। रिटर्न के अंदर अब कितना रिपोर्ट होगा? 50,000 रुपया। अब होगा क्या कि रिटर्न के अंदर अब दोनों इंडिविजुअल अमाउंट अगर आप देखें तो वो तो कंबाइन है, 1,50,000 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख पहले रिपोर्ट हुआ है, उसकी रिटर्न तो अब नहीं हो सकती, तो 50 हमने डिफरेंशियल अमाउंट अदर के नाम पे हमने एंट्री कर दी और जनाब उसको रिपोर्ट कर दिया। अब जितना भी टैक्स बनता था, अब पॉसिबल है कि जब प्रोडक्ट आपकी फिनिश की फॉर्म में जा रही हो ए बी सी डी, तो ये वैल्यू आपकी मैच ना करे, तो इस केस में फिर आपने जो भी फिगर है वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन उसकी रिकंसिलेशन लाजमी बनाएं कि देखें जी ये मसला हो गया था, उस वजह से हम रिटर्न के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने अपने अकाउंट्स के अंदर ये उसकी रिकंसिलेशन होगी कि ये देखें जी ये सेल का लेजर है, सेल के लेजर में 1 लाख रुपया हमने इनवाइस किया, 1 लाख रुपया रिटर्न आ गया। जब रिटर्न आएगा तो ऑब्वियसली उसका एक प्रॉपर क्रेडिट नोट बना लें इंटरनल, और अगर आपका स्टॉक वाकई में रिटर्न हुआ है, कुछ केसेस में ये भी होता है ना कि स्टॉक भी रॉन्गली रिपोर्ट हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट ए जानी थी, प्रोडक्ट बी आपने भेज दी, तो आपका उसका जो GRN है वो भी अवेलेबल होगा, गेट पास भी अवेलेबल होगा, तो ये जीरो कर दें और दोबारा 1,50,000 की इनवाइस कर दें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन
यहाँ पे चूंकि आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, जब हम एडजस्टमेंट नहीं ले सकते तो जो एक्चुअल में डिफरेंशियल अमाउंट होनी चाहिए 50,000 रुपये की, वो हम पे करके अपना जो सिस्टम है रिटर्न के अंदर होगा क्या कि सिर्फ रिटर्न के अंदर पार्शियल अमाउंट आ रही होगी और अकाउंट्स के अंदर कंबाइन अमाउंट आ रही होगी। ये आपकी सिंपल सी रिकंसिलेशन होगी और ये एक्सेप्टेबल है। याद रखें, इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है कि रिस्क होगा, ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेबल है। देखें, जो भी प्रोडक्ट आपने एक प्रोडक्ट बनाई है तो उस प्रोडक्ट को सेल करते हुए आपने एक ही बार टैक्स देना है, डबल थोड़ा देना है। तो ये पार्टी ने अगर रिजेक्ट कर दिया था तो मैं दोबारा क्यों टैक्स दूं? सिंपल सा रूल है। मेरा तो राइट ये बनता था कि मैंने टैक्स देना है तो मैंने तो दे दिया है। अब जो पार्टी ने रिजेक्ट किया, सिस्टम की वजह से रिजेक्ट कर दिया, उसको अवेयरनेस नहीं थी, उसको पता नहीं था, तो मैं क्यों दोबारा दूं? इस वजह से हमने 150 के ऊपर टैक्स देना था तो वो दिया हुआ है, 1 लाख के ऊपर पहले दे दिया है, 50,000 का बाद में दे दिया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमने 2 इनवॉइसेस की फॉर्म में इसको रिपोर्ट किया है और अकाउंट्स के अंदर एक इनवॉइस आ रही होगी, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी आप रिटर्न ले सकते हैं और बिजनेस में सेल भी होती है, रिटर्न भी होती है। तो ये 3 तरीके हमने रिसर्च किए हैं। इस तरीके से आप अपनी रिटर्न को जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं और कोशिश किया करें कि रिवीजन की तरफ कम जाया करें। रिवीजन में काफ़ी टाइम ज़ाया होता है और अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं तो सबके लिए मसले होते हैं, क्योंकि वो इनवाइसेस क्लेम कर चुके होते हैं। एक कस्टमर की अगर इनवाइस सही नहीं है लेकिन 5 कस्टमर आपने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन 5 की 4 की तो ठीक है, तो इस वजह से बड़े इसमें जो सब्सिक्वेंट इश्यूज काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं। और याद रखें कि रिटर्न रिवीजन में सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपका कैरी फॉरवर्ड खराब हो जाता है। होना चाहिए था 1 लाख आएगा, होना चाहिए था लेट्स से 1 मिलियन आएगा 9 लाख या 1.2, तो एक डिफरेंट तरह के इश्यूज हैं। मैंने चूंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, तो ये आखिरी स्टेप होना चाहिए कि जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज 3 ये सोल्यूशन आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व होंगी। इसके अलावा आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई नया आइडिया, नया सोल्यूशन है, आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिए। उसके ऊपर हम जो भी क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।